नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि आज से यूपी रेगुलर क्लासेस में ल्यूसेंट बुक कवर कराई जाएगी। ल्यूसेंट बुक, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि ल्यूसेंट बुक जो है सभी एग्ज़ामों के लिए एक रामबाण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी SSS दीजिए, यूपी PET दीजिए, यूपी PCS तक दीजिए, RO यूपी PCS RO प्रीलिम्स के लिए तो ये रामबाण है। उसके बाद SSC दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, RPF और सभी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें भी GS पूछा जाता है, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पे भी लोग इसको यूज करते हैं ल्यूसेंट बुक को। अपना जो भी नोट्स है और बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको पढ़ने के बाद ल्यूसेंट बुक से वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, रिवीजन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे वो कवर करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देता हूँ अपने दोस्तों में। एक चीज़ और, अगर कोई सजेशन हो तो या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं एंशिएंट में कहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के स्रोत से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और कुछ लोग केवल सुनते हैं तो केवल सुनिएगा भी, सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक है, वहाँ मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। जैसे धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की रचना किसने की है? वेदों की रचना किसी ने की है? किसी ने नहीं की। वो क्या है? अपौरुषीय है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछता है संकलन किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। देखो लिखा हुआ है ना, वेदों को क्या मानती है? अपौरुषीय, मतलब वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक चीज़ और, वेद जो हैं ये क्रम से लिखे हुए हैं। मतलब आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद बताओगे। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद। सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। इन चारों में, इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चारों वेदों को अगर संकलन इकट्ठे कर दिया जाए तो इनको संहिता भी कहा जाता है। आगे देखें तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लें ऋग्वेद के बारे में, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। याद रखना, इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 28 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है। ध्यान देना, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत बोलते हैं, या होता भी कहीं कहीं लिखा होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य भारत आते हैं, उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपने RO का एग्ज़ाम दिया है या आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, इसमें ये वाला स्टेटमेंट बहुत आता है, आपने अगर पढ़ा हो, कि इतिहास एवं ईश्वर की महिमा किससे संबंधित है। मिलान में बहुत आया है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर, और मिलते भी आए हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो पहले तो ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? 3रे मंडल में है। रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। बताइए, एक पॉइंट, एक ही लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। इसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है ना। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है।
इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, 8वें मंडल में इसका उल्लेख है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ध्यान देना, बहुत बार आ चुका है कि पुरुष सूक्त का वर्ण किस में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। सबको पता है कौन कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, 4 वर्ण है। आगे देखें, वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ऋचाएं मतलब मंत्र। आप समझो, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र को, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण, उसके बाद सूर्य। तो शुरुआत से 4 क्रम याद रख लेना, इंद्र, अग्नि, वरुण, फिर सूर्य। ठीक है। पूछा जाता है ऋग्वेद में चौथा सबसे प्रबल देवता कौन सा है, चौथे नंबर का, तो क्या बताओगे, सूर्य बताओगे बस। प्राचीनतम इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 2 हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। एक तो ये शतपथ है और एक है तैत्तिरीय। मैं यहाँ लिख देता हूँ तैत्तिरीय। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। क्लियर। उसके बाद यजुर्वेद के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट से। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अब आपसे पूछेगा आर्यों के यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र, नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता है। अब यहीं पर मैं बोल दूं, पाठकर्ता आ जाए या पुरोहित आ जाए, ठीक है। अब यहीं पर बताओ कि ऋग्वेद, जब अभी हम लोगों ने देखा ऋग्वेद के पाठकर्ता या पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र या होता कहा गया था, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु कहा गया। ध्यान रखना है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में है। बहुत बार घटना चक्र में दिया हुआ है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है, और गद्य पद्य जहाँ दोनों आ जाए वहाँ पे एक शैली होती है, उस शैली का नाम है चंपू शैली। कौन सी शैली, चंपू शैली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में क्या है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्र कहा जाता है। या अब समझो, पाठकर्ता को उद्रात्र या उद्गाता, मैं यहाँ लिख देता हूँ उद्गाता। कहीं कहीं आपको बुक में उद्गाता मिलेगा, तो ये भी सही है। पहले वाले में होत्र, दूसरे वाले में अधर्व्यु, तीसरे वाले में उद्गाता। ठीक है। तो यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्लियर। चलो अथर्ववेद, अंतिम वेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र देखो, गद्य पद्य में आप लोगों को पता चल पाता होगा गद्य पद्य है क्या। गद्य का मतलब है कोई भी चीज़ लिखी हुई है, क्रम से लिखी हुई है ना, कोई भी चीज़ है कहानी रूपी लिखी हुई है। लेकिन पद्य में क्या है कि कविताओं के माध्यम से लिखी गई है, एक लय पद्धति के माध्यम से लिखी गई है, लय पद्धति। ठीक है। तो ये गद्य पद्य में बेसिक अंतर होता है, ध्यान रखना। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ढोंग ढकोसला वगैरह इसी में है सब। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। इतने आपको चीज़ें पता होगी। कुल मिला के ढोंग ढकोसला, जादू टोना, वशीकरण वगैरह अथर्ववेद की चीज़ें हैं। क्लियर। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चिंतन मिलता है। राजा परीक्षित कौन थे? तो ये महाभारत में आपने अर्जुन का कैरेक्टर देखा होगा, तो अर्जुन के ये पोते थे परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र। ठीक। इसमें सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की कितनी पुत्रियां? 2। कौन कौन? सभा और समिति। इसका उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में है। क्लियर। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद मतलब गद्य, कृष्ण मतलब पद्य। और कृष्ण यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। कौन सी संहिता? वाजसनेयी संहिता। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, याद कर लेना। माध्यंत और काण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। देख लो, शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जैसे काठक, कलिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तरीय है। कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैंपलाद हैं। आगे देखा जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, देन लास्ट में आपका अथर्ववेद है। क्लियर है? 4 वेद है। आगे देखें, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, ये क्या बलाएं हैं? ये क्या चीज़ें हैं? इनके बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। संहिता मतलब वेद। वेदों को क्या बोला गया था? चारों वेदों को मिक्स करके संहिता बोला गया था। कुल मिला के वेदों के बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, रट डालो इसको। ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ और तैत्रीय। सामवेद का कौन सा है? पंचविश, या कहीं कहीं षड्विश भी लिखा होता है, षड्विश। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। ठीक है, ये चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आगे देखा जाए, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद अब बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिंबिसार कौन? हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का संस्थापक है। इससे पहले परीक्षित के बाद की जो भी घटनाएं हुई वो ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो कुल मिला के सारे ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पढ़नी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ पॉइंट है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है।
जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। 4 आश्रम कौन कौन से? सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। तो 4 आश्रमों का उल्लेख जो है जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, किस उपनिषद में? जाबालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग और सूत्र, अभी हम लोगों ने वेदों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, अब वेदांग देख लेते हैं क्या है। तो कुल मिला के वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण। शिक्षा का मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, और व्याकरण, छंद, ज्योतिष। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने? वेदांग। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है? तो कुल मिला के 6 वेदांग है। 6 याद कर लो, चीज़ें जैसे जैसे पूछी जाएंगी बताते चलना। उसके बाद आगे वैदिक साहित्य को अक्षर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयोग किया गया है। श्रौत, ग्रह, धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, आगे देखो पुराणों के बारे में देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचयिता लोभहर्ष है। बहुत बार पूछा गया है पुराणों के रचयिता कौन है? लोभहर्ष। और उसके पुत्र उग्रश्रवा। इसकी संख्या 18, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। या ऐसे पूछ ले कि मान्यता प्राप्त पुराण कौन से हैं, तो 5 ही हैं। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। अब देखो, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है, वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है, जो कि आगे शायद लिखा भी हुआ है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, अग्नि पुराण में क्या है? कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक, 5 पुराण याद रखना है कौन कौन से हैं। आगे देखें अगर, तो आगे हम लोग देखेंगे तो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अब इसको देख लेते हैं, इनमें क्या है विशेष। बौद्ध, जैन, अन्य साहित्य के बारे में देखेंगे तो जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथाओं में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का कहानी किस में वर्णित है? तो जातक कथाओं में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें? हीनयान में। हीनयान महायान जब बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो हीनयान शाखा किससे संबंधित थी? हीनयान उत्तर भारत की संबंधित थी और बौद्ध धर्म से संबंधित थे, गौतम बुद्ध। लेकिन जैसे ही महायान जाएंगे तो वो दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ और कनिष्क उसके महान प्रवर्तक बने। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम। बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल
इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स से मत जोड़ लेना, ठीक है ना, राजनीति से संबंधित है ये। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा लिखा गया। कलहड़ की रचना राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कुल कितने सर्ग हैं, तो 8 सर्ग हैं। ये एपीएस में पूछा गया था शायद, ठीक है, ये प्रश्न। जिन्हें तरंगों की संज्ञा भी दी गई है, या तो आपसे पूछ लेगा कितने सर्ग हैं या पूछ लेगा कितने तरंग हैं, तो 8 हैं, ठीक है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। मतलब राजतरंगिणी में कश्मीर का शासक, कश्मीर का इतिहास वर्णित है। आगे देखें तो अरब आक्रांता जो आए मोहम्मद बिन कासिम, तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा ग्रंथ में है। लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाररी। इससे मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और वैसे भी अगर अष्टाध्यायी पाररी की बात की जाए तो ये घनानंद से संबंधित है, नंद वंश से संबंधित है, याद रखना। अष्टाध्यायी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो शुंग वंश के समकालीन थे, ठीक है। आगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी रोमन लेखक जैसे टेसियर, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका वर्णन आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ईरान का था, ये याद रखना है। कई बार मिलान करने को दे देगा, इस तरफ इतिहासकार एक तरफ स्थल, तो अगर टेसियर दे देगा तो बता देना ईरान का है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास शुरुआत ही हेरोडोटस से होती है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस मतलब ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्रेटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। मेगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध भी किया था 305 ईसा पूर्व में। तो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसमें मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर डिटेलिंग हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे ही। उसके बाद डाइमेकस, तो डाइमेकस डाइमेकस बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनियस मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मौर्य काल में 3 प्रमुख राजा हुए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तीनों के काल में राजदूत आए, पहले मेगस्थनीज, फिर डाइमेकस, फिर डायोनियस, ठीक। टॉलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद बात करें प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। पूछा जाता है नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो प्लिनी की पुस्तक है, कई बार आ चुका है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो पूछा भी नहीं जाता इसके बारे में। आगे देखो, चीनी लेखक, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चीनी लेखक जैसे फाहियान, यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, और ये भारत 14 वर्षों तक रहा था। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। संयुंगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने, ठीक। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। 15 वर्षों तक रहा, 645 ईस्वी तक।
और उसके बाद चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ध्यान देना, 6000 पुस्तकें, 6000 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले गया था ये। और हिंगसांग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सीयू की, जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। हिंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। हिंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। बहुत बार पूछा गया है कि हिंगसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, बौद्ध शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है ना, इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था ये। अरबी लेखक कुछ आए, जैसे अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। ख्वारिज्म आधुनिक तुर्कमेनिस्तान। इसकी रचना किताबुल हिंद, तहकीक हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था, ये याद रखना है। इतिहास का प्रेमी था, साहित्य का प्रेमी था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। किताबुल हिंद, तारीखुल हिंद इसकी पुस्तकें थी। आगे देखेंगे हम लोग फटाफट से। इब्र बतूता। इब्र बतूता अरबी भाषा में लिखा गया। उसका इब्र बतूता जो है मैं ओरली बता दूं पहले, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करनी है इब्र बतूता के बारे में, जैसे 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। बहुत बार पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया था? तो इब्र बतूता को। इब्र बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। इसकी रचना, इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम रेहला है। बस काम खत्म। आगे देखो, अन्य लेखक की बात करें, जैसे एक तारानाथ, यह तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर या तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो की बात कर लें तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे देखें, ज़्यादा इतिहासकार हो गए अपने। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जैसे पहला है भारतीय पुरातत्व का पितामह अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। जैसे कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, 4 देवताओं का वर्णन मिलता है बोगज कोई अभिलेख में। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने वाला प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर या विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। और इसी स्तंभलेख में लिखा है कि हेलियोडोरस जो था ये हिंद यवन राजा था। कहाँ का? तक्षशिला का। बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, याद कर लेना। हेलियोडोरस तक्षशिला का राजा था और इसने भागवत धर्म अपनाया था। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का उल्लेख किसमें है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। वन लाइनर है डायरेक्टली। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहोगरा अभिलेख है। जिस सहोगरा अभिलेख भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ से मिलता है? तो ये गोरखपुर से मिलता है, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने वाली खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। आगे जब मैं आपको गुप्त वंश पढ़ाऊंगा तो गुप्त वंश में गुप्त वंश बोल रहा हूँ, मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ गया था। उसकी जानकारी सहोगरा अभिलेख में ही मिलती है। ठीक। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से मिलती है या भीतरी अभिलेख से मिलती है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। आगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ईरण अभिलेख से मिलता है।
भानुगुप्त का है। एरा अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास का है। ठीक, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर किया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख को रेशम अभिलेख भी कहा जाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थित बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम कहाँ पे है ये? कश्मीर शिवालिक पहाड़ियों में है। इसी वजह से पूछा जाता है क्या हिमालय में जीवाश्म है, तो बिल्कुल है। ठीक, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसारपण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर कुछ न कुछ लिखना शुरू किया था। देखो, कुछ एक ग्राफ है उसको मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से रट लेना। क्या है ये? अभिलेख है, शासक है। जैसे हाथीगोम्पा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल, चेदी वंश का राजा था खारवेल कलिंग का, इसने हाथीगोम्पा अभिलेख की रचना की। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन से संबंधित है, शक राजा है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है, मालव नरेश। और ग्वालियर अभिलेख नरेश प्रतिहार राजा से संबंधित है। और जो भीतरी का अभिलेख है, या जूनागढ़ का भीतरी का अभिलेख आ जाए या जूनागढ़ का अभिलेख आ जाए, दोनों एक ही है। स्कंदगुप्त गुप्त शासक से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। और यही आपके जो अभिलेख हैं बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। ठीक है, ध्यान रखना। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। क्लियर? आगे, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। भाई समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई थी, वीणा वादक, संगीत का प्रेमी। किस वजह से? क्योंकि इसने जो सिक्के चलवाए उस पर वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के चलवाए थे। तो इससे पता लगता है कि इसको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रेम था। क्लियर? चलो आगे। क्या कह रहा है? अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि रोमन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम? तो अरिकमेडु पुदुचेरी। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा में स्थापित हुए। बर्मा सबको पता है, स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, वही म्यांमार का ही। कंबोडिया कंबोज, जावा इंडोनेशिया, ठीक है ना, इन जगह पर स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर है। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ है। और जो मध्य भारत के मंदिर हैं, बीच के मंदिर हैं, उनको बेसर शैली कहा जाता है। बेसर शैली मुख्यतः नागर और द्रविड़ का मिक्सअप है। ठीक है, ध्यान रखना। मंदिरों की तीन ही शैलियाँ हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर का 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जैसे पंचायतन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो पंचायतन स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। पूछा जाता है पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मान लो यहाँ पर मेन मंदिर है और इसके आसपास छोटे मंदिर 4 और हैं। ठीक, 4 और छोटे छोटे मंदिर हैं। ये पूरा कैंपस है और ये इसका मुख्य द्वार है। ठीक है, तो ये जो शैली हुई, ये जो मंदिर हुई, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन। पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण हैं। भारत में है पंचायतन मंदिर, बिल्कुल है। जैसे कंदलिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सभी पंचायतन शैली से संबंधित मंदिर हैं। आगे देखें,
प्रागैतिहासिक काल। पहला है इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदिइतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कह देते हैं। आदिऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकी, आज तक पढ़ने का बहुत प्रयास हुआ, तो वो आदिऐतिहासिक में आएंगे। तो भैया ऐतिहासिक में कौन आएंगे? पाषाण काल। पाषाण काल के ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है, कुछ नहीं मिला है, केवल थोड़े बहुत चित्र मिले हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, शैल चित्र हैं, कुछ लिखा तो है नहीं, तो वो प्रागैतिहासिक काल में चला गया। क्लियर? और जो लिखा गया बाद में आधुनिक इतिहास जितना पढ़ते हो वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है? ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में लोग क्या शिकारी तो करते थे, और पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में कृषि की भी शुरुआत हुई थी। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ध्यान देना, सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था? गाय मत कर देना अधन्या समझ के, कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया और सबसे पहले बनने वाला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ध्यान देना है, कृषि के जो साक्ष्य मिले वो गेहूं जौ, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। ठीक है, ये मैंने आपको जो पीसीएस के लिए मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ PYQ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पहले क्लास में इसको कवर किया है। ठीक है, उसको एक बार देख लेना अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। ये कोल्डिहवा कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। प्रयागराज से ही चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब पाषाण, तो पूर्व पाषाण युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मानव का अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलता है, ध्यान रखना। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। ठीक, मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट इतना ही है, जैसे रॉबर्ट ब्रुसफुट वाला और कृषि वाले, कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है बस, बाकी ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। मानव जैसा बंदर है, असम में पाया जाता है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी हस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, और यह है कहाँ पर? महाराष्ट्र। लिखा नहीं हुआ लेकिन ध्यान रखना है कहाँ पर? महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया है ये पीसेस वगैरह में। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल मिलता है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि शिवालिक या जम्मू कश्मीर क्षेत्र से एक क्षेत्र है बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं। अब जब साक्ष्य मिले हैं इसका मतलब वहाँ मानव कंकाल था,
तो इसका मतलब है वहाँ जीवाश्म है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं पुरा पाषाण आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट, रायसेन जिले में स्थित है। क्या? भीमबेटका की गुफाएं। और खोज किसने की थी भीमबेटका की गुफाओं की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी 1958-59 के करीब। ठीक है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 90 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जुलाई 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। सेम क्वेश्चन मैंने जो पहली क्लास है पीसीएस वाली उसमें कराया हुआ है कि मानव संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, हथनौरा क्षेत्र में मिलता है। ठीक, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। क्या नाम था? रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ये भी स्टेटमेंट याद रखना है कि भारत का जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण सर्वप्रथम किसने किया? रिजले ने किया। सिविल सेवा का अधिकारी थे वो। ठीक, ध्यान देना। तो जो मुख्यतः हम लोगों ने आज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे, तो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका जो रिवीजन हो रहा होगा बहुत ही बेहतरीन हो रहा होगा, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है। कुछ ही पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। ठीक, उसको भी आप लपेटते हुए चलो कायदे से। और अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वही चीज़ें 19-20 हैं जो आपको घटना चक्र मिल रही है। बस फ़र्क इतना है, घटना चक्र में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, यहाँ आपको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में है, जो कि चीज़ें भी आपको समझने में सही हो रही हैं। और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना रहेगा वहाँ मैं खुद बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में ल्यूसेंट के आगे शुरुआत करेंगे। ल्यूसेंट आपको रेगुलर मिलेगी रात को 10 बजे। ध्यान रखना है, प्रत्येक रोज़ रात को 10 बजे, एवरी नाइट। क्लियर? तो इसको भी करते हुए चलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।